पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल सामने स्क्रीन पर। आज की नई टेबल के अंदर 18 कॉलम्स और 7 पीरियड। जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपको दिखाई दे रहा है वो होता है एस ब्लॉक का। 13 से लेकर 18 में आते हैं पी ब्लॉक के मेंबर्स। ग्रुप 3 से लेकर 12 के अंदर आते हैं डी ब्लॉक के मेंबर और टेबल के बाहर रखे जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एंटायर टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, एस, पी, डी और एफ के अंदर। टोटल मिला के 18 ग्रुप और 7 पीरियड। तो ये है हमारे पास नई पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर की टोटल मिला करके 18 कॉलम और 7 पीरियड होते हैं। मैंडलीफ और मैंडलीफ से पहले जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन लोगों ने किया वो सब का सब एटॉमिक मास पर बेस्ड था। जैसे डॉबर्नियर लिथियम सोडियम के मास को मिलाया, एवरेज लिया, सोडियम का मास आ गया। 10th क्लास में आपने पढ़ा ये चीज़। तो लिथियम और सोडियम का मास का एवरेज लेंगे तो सोडियम का मास आ गया। सही है, यानी टेबल किस पर बेस थी? मास पर, एटॉमिक नंबर पर बेस नहीं थी। उसके बाद न्यूलैंड आए। न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे लगाते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करेगी। ठीक, ये भी किस पर बेस था? मास नंबर के बेसिस पर। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा बेटर तरीका से जो समझाने का दिया वो मेंडलीफ ने दिया। इन्होंने एक लॉ बना के दिया जिसका नाम था मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। और इस लॉ में इसने ये बताया कि किसी भी एलिमेंट की फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ उस एलिमेंट के एटॉमिक मास पर बेस्ड होती है। यानी कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अपनी टेबल से इन्होंने 63 एलिमेंट्स जो मेंडलीफ के टाइम पे डिस्कवर थे उनकी अरेंजमेंट एक टेबुलर फॉर्म में कर दी। काफ़ी अच्छे एडवांटेज निकल करके आए टेबल के। बहुत सारे एलिमेंट जो इनके टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे इनके लिए इन्होंने गैप भी छोड़ दिया था। जैसे कि स्पेसिफिक कुछ गैप्स के नाम, जैसे कि एक नाम दिया इन्होंने ई का सिलिकन और दूसरे गैप का इन्होंने नाम दिया ई का एल्यूमिनियम। ई का सिलिकन का मतलब, ई का सिलिकन का मतलब कि वो एलिमेंट जो कि सिलिकॉन के नीचे आएगा और ई का एल्यूमिनियम वो एलिमेंट जो कि एल्यूमिनियम के नीचे आएगा। पता चला कि ई का एल्यूमिनियम तो गैलियम है और ई का सिलिकन जो है वो जर्मेनियम है। इसी तरह से और भी गैप इन्होंने छोड़े थे, जैसे ई का बोरॉन। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज थे मेंडलीफ की टेबल के। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था? तो आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर नहीं थी मेंडलीफ की टेबल के अंदर, क्योंकि आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो एक ही हाइड्रोजन को टेबल में 3 बार दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। सारी की सारी हाइड्रोजन उठा के टेबल में एक ही जगह पर रखी हुई थी। ठीक है ना? तो ये कमी थी मेंडलीफ की टेबल के अंदर, जिसकी वजह से एलिमेंट्स मेंडलीफ के टाइम पर जितने डिस्कवर थे उनको एटॉमिक मास के बेसिस पर रखा गया। नई टेबल आई, बोहर और मोज़ले ने मिलकर के दी, नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉ बना के दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसमें बोला गया कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर यानी कि Z पर बेस्ड होती है। नई टेबल में मिलाकर के टोटल है आज की डेट में 7 पीरियड। जो पहला पीरियड है वो होता है शॉर्टेस्ट पीरियड, जिसमें आते हैं 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड के अंदर, थर्ड पीरियड के अंदर स्टार्टिंग होती है लिथियम से, सेकेंड पीरियड में एंडिंग होती है नियॉन पर। थर्ड पीरियड में स्टार्टिंग होता है सोडियम से, एंड होता है आर्गन पर। ठीक है, फोर्थ पीरियड के अंदर आ जाओ तो फोर्थ पीरियड के अंदर आता है स्टार्टिंग मेंबर पोटेशियम, एंडिंग मेंबर क्रिप्टन। फिफ्थ पीरियड का स्टार्टिंग मेंबर रूबिडियम, एंडिंग मेंबर जीनन। ठीक है, अब आपका सेकेंड और थर्ड पीरियड के अंदर आते हैं टोटल मिलाकर के 8 एलिमेंट और फोर्थ पीरियड में आते हैं 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड में आते हैं लगभग 32 एलिमेंट्स। ठीक है, और 7वां पीरियड जो होता है वो होता है इनकम्प्लीट। तो हमारी जो नई टेबल है आज की डेट में उसमें लगभग 118 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। इन सभी एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए जो 7 पीरियड्स बनाए गए उसके अंदर इन एलिमेंट्स को रखा जाता है। सही है, शॉर्टेस्ट पीरियड फर्स्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड सेकेंड और थर्ड में आते हैं, और जो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है वो 6 पीरियड होता है, जिसमें कि रखे जाते हैं 32 एलिमेंट। ठीक है, जो टेबल के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का ब्लॉक बनाया था उसे नाम दिया गया एस ब्लॉक। सारे इस ग्रुप के मेटल्स होते हैं, केवल एक ही नॉन मेटल होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन।
सबके सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हाइड्रोजन अकेला ग्रुप 1 का यानी एस ब्लॉक का ग्रुप 1 का नॉन मेटल होता है। बाकी सेकंड ग्रुप में बेरियम से लेकर के बेरियम तक के सारे मेंबर आते हैं। इस पूरे ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। इस पूरे ग्रुप का एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और 2। अगर ग्रुप 1 है तो 1 होगा NS1 और ग्रुप 2 है तो 2 होगा। बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में आते हैं टोटल मिलाकर के 22 नॉन मेटल, बाकी बचे मेटल और मेटलॉइड्स। इस पूरे पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126। इंपॉर्टेंट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करते हैं डी ब्लॉक की। टफ मेटल्स होते हैं ये सारे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। सारे डी ब्लॉक के मेंबर ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं, ठीक है। सारे डी ब्लॉक के मेंबर्स ट्रांजिशन मेटल्स में नहीं आते हैं। एक्सेप्शन है इसका जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये डी ब्लॉक के तो मेंबर हैं लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में इंक्लूड नहीं करे जाते हैं। पूरे डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है N-1 D1 to 10 NS1 और 2। आपको GEC इसका अच्छे से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है GEC इसका। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 है, उस पीरियड नंबर 6 और 7 के अंदर लैंथेनम के बाद और एक्टिनियम के बाद जो गैप आता है उस गैप के अंदर रखे जाते हैं 14 एलिमेंट्स। अब वो 14 एलिमेंट टेबल के बाहर रखे होते हैं, उनके नाम होते हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड के अंदर 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है और एक्टिनॉइड्स के अंदर 5f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। और पूरे एफ ब्लॉक का जो GEC होता है यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली इंपॉर्टेंट है। N-2 F12 14 N-1 D0 या 1 NS2। इट इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 12th क्लास तक में पूछा जाता है, 12th में तो पूरा डिटेल है इस चैप्टर का। N-2 F12 14 N-1 D0 या 1 NS2। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी, तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वो होंगी जिनमें कि वेरिएशन देखने को मिलेगा लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। कौन कौन सी हैं, जैसे कि रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब क्या हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, दीज आर ऑल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि इनके अंदर रिपीटिशन देखने को मिलता है कैरेक्टर्स के अंदर। एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं डिटेल के अंदर। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई यानी कि साइज़। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लेफ़्ट टू राइट जाओ या डाउन द ग्रुप आओ, एटम का साइज़ चेंज होता है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर ध्यान रखना पीरियड में डिक्रीज़ करता है, ग्रुप में इंक्रीज़ करता है। वेरिएशन ग्रुप में भी मिलेगा, पीरियड के अंदर भी मिलेगा क्योंकि एक्सेप्शंस हैं। कुल मिलाकर के ये जो साइज़ है एटम का, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पर। पीरियड के अंदर जैसे ही तुम लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो लगातार न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और ये न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा। गॉट इट। तो कुल मिलाकर के जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। यानी कि एटॉमिक साइज़ या रेडियाई इन्वर्स किसके होता है, न्यूक्लियर चार्ज के। पीरियड के अंदर ग्रुप के अंदर अगर बात करो तो डाउन द ग्रुप आने पे साइज़ इंक्रीज़ करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे लगातार शेल्स के नंबर भी बढ़ते जाते हैं। सेल्स के नंबर बढ़ने की वजह से रेडियस की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। अब ये जो रेडियाई होता है, ये रेडियाई 3 तरीके का होता है। पहला होता है कोवेलेंट रेडियाई, दूसरा होता है मेटालिक रेडियाई, तीसरा होता है वैंडरवाल रेडियाई। ये रेडियाई 3 तरीके का होता है, कोवेलेंट, मेटालिक और वैंडरवाल्स। 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर दोगे तो वो डिस्टेंस का हाफ आपको बताएगा कोवेलेंट रेडियाई। मेटालिक के केस के अंदर ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है कोवेलेंट कंपैरेटिव, और वैंडरवाल के केस के अंदर ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस डिस्टेंस की हाफ वैल्यू सबसे ज़्यादा जो आएगी वो वैंडरवाल की होगी, फिर मेटालिक की होगी, फिर कोवेलेंट की होगी। तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी हुई, वैंडरवाल की, और सबसे कम कोवेलेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की।
आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में दी गई एनर्जी। जब कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम गैसियस कैटायन में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी हमको देनी पड़ती है वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे सोडियम है, तुमने उसका कैटायन बनाया तो जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसमें जो एनर्जी देनी पड़ी उसका नाम हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी कुछ फैक्टर्स पर। लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ करती है और डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज़ करती है। पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन की वैल्यू इंक्रीज़ करती है और डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज़ करती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर से डिपेंड करता है जिस पर आयनाइजेशन एनर्जी? तो पहला है न्यूक्लियर चार्ज। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। डाउन द ग्रुप आने पर साइज़ की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप आने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। तीसरा मेजर फैक्टर जिस पर कि आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है उसका नाम है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। इस शील्डिंग इफेक्ट के अंदर न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को शील्ड करने के लिए अंदर के फील्ड इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से पहले वाले जितने भी शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चार्ज को चारों तरफ से ढक लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं, ताकि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल करके आ जाए। तो ये मैंने रेड कलर से शील्ड कर दिया न्यूक्लियस को। तो अंदर के जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के चार्ज को अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी कि दबा देते हैं, ताकि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। इफेक्ट का नाम है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का, फिर होता है पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन का, फिर होता है डी का और फिर होता है एफ का। इफेक्ट का नाम है शील्डिंग इफेक्ट। सबसे घटिया स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो होता है एफ वालों का, और सबसे अच्छा जो होता है वो होता है एस वालों का। आयनाइजेशन एनर्जी इस शील्डिंग इफेक्ट के हमेशा इन्वर्स होती है, यानी इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। इसलिए एस ब्लॉक के मेंबर्स की आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है क्योंकि उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि डी एफ ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है क्योंकि डी एफ वालों का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके गैसियस एनाइन में कन्वर्ट होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हुआ क्लोरीन के एनाइन में, यानी 287 कन्वर्ट हुआ 288 के अंदर। ये प्रॉपर्टी गैसियस एटम की होती है, इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन लेके गैसियस एनाइन में कन्वर्ट होता है तो अगली बार जब ये इलेक्ट्रॉन गैसियस एनाइन लेगा तो अगली बार इस गैसियस एनाइन को बनाने में एनर्जी निकलेगी नहीं बल्कि देनी पड़ेगी। तो मान लो गैसियस एटम गैसियस एनाइन में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लिया EA1, 2 इलेक्ट्रॉन लिए EA2, 3 इलेक्ट्रॉन लिए EA3। अब इस EA की वैल्यू नेगेटिव का मतलब हो गया रिलीज और पॉजिटिव का मतलब हो गया एब्सॉर्ब। सिंपल बात याद रखना, एनाइंस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है यानी एनर्जी देनी पड़ती है, और एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है यानी कि एनर्जी निकलती है। इसलिए अगर ऑक्सीजन का एनाइन बनाता है तो पहले इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो एनर्जी निकलेगी, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन तो एनर्जी देनी पड़ेगी। पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ करती है, और ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस हिसाब से देखी जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी। ऐसे ही थर्ड पीरियड के अंदर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से ज़्यादा होगी और सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फोरस से ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम ग्रुप में जाएंगे तो डिक्रीज़ करनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा निकलती है, सिमिलरली सल्फ़र की ऑक्सीजन से ज़्यादा और फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज़्यादा। तो ये एक्सेप्शन है ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब इसका रीज़न समझें। हमें ये बात पता है कि फ्लोरीन का एटम साइज़ में छोटा होता है। वैलेंस शेल में फ्लोरीन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। साइज़ छोटा होने की वजह से ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाएंगे। रेड कलर के डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में ही यही 7 इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे।
अब अगर फ्लोरीन बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये फ्लोरीन बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पास पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को करेंगे रिपेल, तो फ्लोरीन में ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आसानी से नहीं आ पाएगा। लेकिन क्लोरीन के केस में सारे इलेक्ट्रॉन दूर दूर होने की वजह से बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस तेजी से खींच लेगा, तो आसानी से कौन एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन। किसके कंपैरेटिव? फ्लोरीन के कंपैरेटिव। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है डाउन द ग्रुप आने पर। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो उसका आंसर है फ्लोरीन।